सो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया था। तो आज भी हम उसी की कंटिन्यूशन में बात करेंगे। आप लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से फेमिलियर हो चुके हैं कि लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की है, और एक आधा मैंने आपको उसका सोल्यूशन भी बताया था, तो उस सोल्यूशन को आपने वेरीफाई कर लिया था कि इसका सोल्यूशन इस तरह का होता है। पिछले ही लेक्चर में आपने ये वाली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी आपने चेक की, उसका सॉल्यूशन भी आपने देखा। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने कहा था कि खास किस्म का नाम है। आज हम थोड़ा इसको देखेंगे। सो अब अगर आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर करें तो ये स्पेस कोऑर्डिनेट में सेकंड ऑर्डर है और टाइम कोऑर्डिनेट में फर्स्ट ऑर्डर है। और इसमें ये कुछ एक के है, के के बारे में मैंने बता दिया कि दिस इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। जिस तरह हमारे पास एक लैप्लास इक्वेशन होती है, बिल्कुल उसी तरह ये भी एक बड़ी फेमस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका नाम आपने याद रखना है। ये है भाई वन डायमेंशनल कंडक्शन इक्वेशन। दिस इज 1D कंडक्शन इक्वेशन। इसको डिफ्यूजन इक्वेशन भी कहते हैं। अब अगर हम कंडक्शन की बात करें, हीट कंडक्शन की, तो हीट के ट्रांसफर के तीन मोड्स होते हैं। इनमें से एक कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है, तीसरा रेडिएशन है। कंडक्शन क्या होती है कि जब दो सॉलिड बॉडीज में हीट ट्रांसफर होती है। मिसाल के तौर पर एक बर्तन है, वो गर्म है, आपने हाथ लगाया तो हीट उस बर्तन से आपके हाथ में चली गई, ट्रांसफर हो गई। इसे कंडक्शन कहते हैं कि जब तक आप इसको टच नहीं करेंगे हीट ट्रांसफर नहीं होगी। कंडक्शन का मतलब ये है। दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ये होता है कि उसमें हम लिक्विड से हीट ट्रांसफर करते हैं। और तीसरा रेडिएशन, जैसे सूरज से हीट जो आ रही है, इसको रेडिएशन कहते हैं। अब कांटेक्ट तो नहीं है ना अर्थ का सूरज के साथ, सन के साथ, लेकिन हीट फिर भी ट्रांसफर हो रही है। थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हैं, जिनमें से एक जो बात मैं बता रहा हूँ कंडक्शन की है। ये वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। ये यूं समझ लें कि अब एक रॉड है, वो हीट अप है, और हमने अब उसका जब भी आप उसको टच करेंगे तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। तो जब भी हीट टच करने के बाद तो सॉलिड बॉडीज से ट्रांसफर होती है, इसको हम कंडक्शन इक्वेशन कहते हैं। तो ये वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशन का मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी कि तीन वेरिएबल्स होते हैं स्पेस के, एक्स वाई जेड। तो अब इसमें क्योंकि सिर्फ आपको देखें कि एक्स प्रेजेंट है, बाकी दोनों वेरिएबल्स एब्सेंट हैं, तो ये वाला जो चीज है ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अगर यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म और होती, पार्शियल 2u बाय पार्शियल y स्क्वायर, तो ये टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन बन जाती। और अगर एक और टर्म होती z वाली, तो फिर ये थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन बन जाती। टू डायमेंशनल समझ लें, जैसे जैसे आप कोई रेक्टेंगुलर चीज है और उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, शीट से हीट ट्रांसफर हो रही है। वन डायमेंशनल रॉड समझ लें। इन हीट कंडक्शन कॉन्टेक्स्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल u रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर। अब यहां से ये कहता है क्योंकि हीट कंडक्शन अगर इक्वेशन है तो फिर u जो है ना यहाँ पे टेम्परेचर होगा। है डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन u टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड। और अगर ये डिफ्यूजन इक्वेशन है, अब डिफ्यूजन भी पता है आपको, जैसे हीट भी तो डिफ्यूज ही होती है हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ। इसके अलावा डिफ्यूजन फिनोमेना कुछ और है, जैसे जैसे आपकी सॉल्ट पानी के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, पानी का हिस्सा बन जाता है। इवन शुगर, आजकल आप शरबत वगैरह बना रहे हैं, मशरूबात बना रहे हैं, तो आप पानी के अंदर कुछ शुगर ऐड करते हैं, स्टिरिंग करते हैं जब, तो वो शुगर जो है वो पार्ट ऑफ वाटर बन जाता है, वो एक नई चीज बन जाती है जिसको मशरूब कहते हैं। तो शुगर पूरे उस पानी में, पूरे ग्लास ऑफ पानी या वाटर, या फिर आप यूं समझ लें जग अगर बनाया है तो
जो शुगर है वो हर लेवल पे जहां से मर्जी चेक करेंगे वो यकसान तौर पे शुगर डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये इक्वेशन डिफ्यूजन को भी रिप्रेजेंट करती है। ये दो इसका मतलब है कि आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। वन इज लैप्लास और आज अभी हमने शुरू की है वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन वो है, अगर आप जरा गौर करें तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पीडी इन्वॉल्विंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। दिस इज वेव इक्वेशन। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कुछ देर के लिए इन दोनों में गौर से देखें और डिफरेंस तलाश करने की कोशिश करें, तो आपको याद भी रह जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन। तो अगर आप गौर करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, राइट हैंड साइड में बस यहां पे फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है टाइम का, इधर है सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इसलिए वेव इक्वेशन है। तो वेव और कंडक्शन में बस यही फर्क है कि टाइम का इधर फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, इधर सेकंड डेरिवेटिव। दिस इज वेव इक्वेशन। अगेन दिस इज वन डायमेंशनल क्योंकि इसमें स्पेस वेरिएबल एक है। अगर स्पेस वेरिएबल ज्यादा होते तो फिर डेफिनेटली ये वाली इक्वेशन आपके पास वेव इक्वेशन बनती टू डायमेंशन। अगर यहाँ पे एक वेरिएबल y भी हो जाता, एक वेरिएबल z भी हो जाता, तो ये वेव इक्वेशन बन जाती इन टू डायमेंशन। नोट दैट बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स इन द वेव इक्वेशन आर सेकंड ऑर्डर। ये देखा है, ये कहता है नोट करें इन दोनों में कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स आर ऑफ सेकंड ऑर्डर in contrast to the heat conduction equation where the time derivative is first order। तो आगे चलते हैं, हम कुछ इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। वेरीफाई दैट u x t is equal to u naught sin pi x over l cos pi c t over l where u naught l and c are constant satisfies the one dimensional wave equation। तो हमने ये साबित करना है ये जो सॉल्यूशन है ये वेव का है। आप हीट कर चुके हैं पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है। तो अब इस क्लास में हम इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखते हैं। तो दिस इज द वेव सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। और इंटरेस्टिंगली देखें तो इसके सॉल्यूशन में दोनों टर्म में साइन और कॉज हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि साइन इज ऑसिलेटरी फंक्शन, कॉज इज ऑसिलेटरी फंक्शन। मैंने कहा था वेव फिनोमेना को मैथमेटिक्स में देखने के लिए आपके साइन और कॉज इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये वेव इक्वेशन है, सॉल्यूशन साइन और कॉज में वेवी सॉल्यूशन है, इसका समझ लें। अभी हम वेरीफाई करेंगे। इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट है वेरीफाई द बाउंड्री कंडीशंस। हमने इन बाउंड्री कंडीशंस को भी वेरीफाई करना है। u0 of t is equal to ul of t is equal to 0 कि ये सॉल्यूशन जो है इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। वेरीफाई द इनिशियल कंडीशंस, ये इनिशियल कंडीशंस को भी वेरीफाई कर रहा है। थोड़ी देर रुकते हैं और इनको समझते हैं। अब देखिए बाउंड्री कंडीशंस, अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसमें x की स्पेसिफिकेशन है, x वैल्यूज गिवन है, टाइम की नहीं, टाइम एज इट इज रहा है। तो ये वैल्यूज x की हैं, इसलिए हम इनको बाउंड्री कंडीशंस कह रहे हैं। देखें x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l। समझ लें एक रस्सी है और रस्सी के दो एंड है, तो एक x इज इक्वल टू 0 पे है और दूसरा x इज इक्वल टू l पे है। अगर लेंथ उस रोप की l है तो अब इसकी बाउंड्री कहां से कहां तक बनेगी, 0 से l तक, तो इसलिए इनको बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। और ये कंडीशन गिवन है एट द बाउंड्री। अभी बताऊंगा मैं आपको कि u क्या चीज है। अब इसकी हम पूरी फिजिक्स बयान करेंगे। ये u0 of t is equal to 0 का क्या मतलब है, हम सॉल्यूशन वेरीफाई करने के बाद इनको डिस्कस करेंगे। ul of t is equal to 0 का क्या मतलब है, ये कहां से ये चीज आई। इसके बाद है वेरीफाई इनिशियल कंडीशंस। ये इनिशियल कंडीशंस हैं आपकी
अगर आप ये देखें पार्शियल u पे पार्शियल t, अब देखें यहाँ x है, वहां t था, यहाँ x, अब t की वैल्यू 0 है, इसलिए इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं कि टाइम इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो पार्शियल u पार्शियल t x0 इज इक्वल टू 0 एंड ux0 इज इक्वल टू u नॉट साइन पाई x ओवर l। इसमें भी देखें तो t0 गिवन है, x वेरिएबल है और t के ऊपर कंडीशंस गिवन है, इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है ना, ये इन इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और बाउंड्री कंडीशंस को भी। आगे देखें जो डी पार्ट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जिसमें हम वक्त भी लगाएंगे। दिस इज ए फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि मैंने कहा ना कि हर एक का मतलब है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये कंडक्शन इक्वेशन है, यू टेम्परेचर होगा, अब वेव इक्वेशन है तो यू क्या मतलब है, यू क्या होगा, तो यू यहां से डिस्टेंस हो सकता है, यू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर यू डिस्प्लेसमेंट है तो इसका क्या मतलब है, यू एल एफ टी का क्या मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का, इस सारे को फिजिक्सकली बयान करना, ये प्रॉब्लम है क्या, वर्ड्स में लिखना, ये डी काम है। तो 4 काम हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन वेरीफाई करते हैं वेव इक्वेशन का। अब वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें देखा था कि x का भी डबल डेरिवेटिव है और y का भी डबल डेरिवेटिव है, ठीक होगी बात। तो अब हम आगे चलते हैं। सर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब है सर? ये आगे करूंगा फोर्थ में। इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इसकी फिजिकली क्या मतलब है, इस हर चीज का। जैसे मैंने कहा ना यू का मतलब है हीट कंडीशन में टेम्परेचर, तो ये इंटरप्रिटेशन ही तो हो रही है कि यू का मतलब क्या है। अब यहां से हम देखेंगे यू एक्स ऑफ टी का क्या मतलब है, इस यू नॉट का क्या मतलब है, यू नॉट क्या चीज है। इंजीनियरिंग में आपको ये पता होना चाहिए, खाली सवाल तो नहीं कर रहा ना, इसको हम प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। अब वेव इक्वेशन है, लेट्स सपोज वेव रोप के अंदर बन रही है, तो उस वेव को हम यहां डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो उसमें फिर यू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये जो रोप में ऊपर नीचे जो रोप की मूवमेंट है, ये यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूं कि यू नॉट क्या है, साइन पाई एक्स ओवर एल क्या है, कॉस पाई सी टी ओवर एल क्या है, इसमें पाई क्या चीज है, एक्स क्या चीज है, एल क्या चीज है, टी क्या चीज है, सी क्या चीज है, इसका क्या मतलब है फिजिकली, यू जीरो ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो का, यू एल ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, ये सारा मतलब हमने समझना। तो ये आगे डी पार्ट जब करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, अभी मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ओके, सबसे पहले हम वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए देखें, मैंने पहले पार्शियल यू पार्शियल एक्स कैलकुलेट किया, ये आपको कैलकुलेट करना आता है। ये समझें टी वाली टर्म में कांस्टेंट है, एक्स वाली टर्मों का डेरिवेटिव ले लें, फिर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल उसी तरह हम पार्शियल यू पे पार्शियल टी कैलकुलेट करेंगे। अब एक्स वाली टर्म में एज इट इज और टी वाली टर्मों का डेरिवेटिव, और फिर इसी का हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। जब हमने ये वैल्यूज इधर पुट की लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइडें बराबर आ गई, तो हमने कहा कि ये जो u है, u नॉट साइन पाई एक्स ओवर एल कॉस पाई सी टी ओवर एल, ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम दूसरी बात साबित करने लगे हैं कि बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन। तो हम जो सॉल्यूशन है उसमें x t को 0 पुट कर दें, t को 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 0 होके आपका आंसर 0 हो गया फॉर ऑल डी। सिमिलरली आगे जाके हम x को l पुट करेंगे, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है भाई, ये x इक्वल टू 0 है, इसको लिखना चाहिए था 0 कामा t, तो ये जरा आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ 0 कामा टी, क्योंकि हम x को 0 पुट कर रहे हैं, टी टी ये आएगा, और आपको पता है कि साइन वाली टर्म के साथ x था, तो यहाँ साइन 0 0 होता है, तो ये सारा कुछ 0 हो गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन में आप x को l पुट करें, तो ये देखें यू एल कामा टी होना चाहिए, यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए l कामा टी।
तो एल जब पुट करेंगे तो साइन पाई बन जाएगा, और साइन पाई अगेन 0 होता है, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी आपने करेक्शन कर लेनी है। बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आगे चलते हैं, इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। हमने पार्शियल यू पार्शियल टी कैलकुलेट किया, वजह कि इनिशियल कंडीशन पहली जो थी वो पार्शियल यू पार्शियल टी के ऊपर बयान थी। तो हमने अब इसमें जब टी 0 पुट किया तो देखें ये टी वाली टर्म जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होने के बाद ये आंसर 0 हो गया। तो यही आंसर उधर था, तो इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। आगे चलते हैं, तो अगर आप देखें दूसरी कंडीशन जो थी वो यू एक्स कामा टी पे थी, तो टी को 0 पुट किया, यू एक्स कामा 0, तो यहाँ पे का 0 1 होता है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो अब हमारे पास ये यू एक्स कामा 0 का भी आंसर आ गया। तो तीनों पार्ट सेटिस्फाई हो गए। डियर स्टूडेंट जरा आप गौर करना, अब जिस बच्चे ने मुझे पूछा था कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, अब मैं जरा आपको बताने लगा हूं कि क्या मतलब क्या है इसका। अब जरा गौर कीजिएगा, मैथमेटिकली वी हैव नो प्रूव्ड दैट द गिवन फंक्शन यू एक्स ऑफ टी सेटिस्फाइज द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। हमने कहा कि जो सॉल्यूशन था ऊपर वाला ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद इसने कहा कि बाउंड्री कंडीशंस भी स्पेसिफाई थी, इनिशियल कंडीशंस भी 2 थी। अब 2 ही बाउंड्री कंडीशन क्यों थी? I'm sorry, 2 कंडीशन इसलिए थी कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना एक्स का वो सेकंड ऑर्डर था, और इसलिए वहां पे 2 कंडीशंस हमें चाहिए थी इसको टैकल करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह जो आपका टाइम का डेरिवेटिव था पार्शियल, वो भी सेकंड ऑर्डर था, इसलिए वहां पे भी 2 इनिशियल कंडीशंस चाहिए थी। ये ओडी में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि जितना ऑर्डर होता है उतनी कंडीशंस चाहिए होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट कंडक्शन इक्वेशन है जिसमें स्पेस का डबल डेरिवेटिव होता है लेकिन टाइम का सिंगल डेरिवेटिव होता है, तो उसमें स्पेस के लिए बाउंड्री कंडीशंस 2 चाहिए और इनिशियल कंडीशन 1 चाहिए, लेकिन इसमें इनिशियल कंडीशंस 2 चाहिए वेव इक्वेशन में, क्योंकि पार्शियल 2 यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर होता है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं जरा इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन करने लगा हूं। अब ये वेव है, तो आप जरा इमेजिन करें कि वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस, क्योंकि वन डायमेंशनल है ना। जैसे रॉड की मैंने एग्जांपल दी थी, अब स्ट्रिंग रस्सी में जैसे वेव्स पैदा हो रही हैं, या जैसा ये समझें कि आपकी वो जो गिटार होती है, तो गिटार के जो आपकी वायर्स होती हैं, उन वायर्स को वो छेड़ता है ना म्यूजिशियन, तो म्यूजिक क्रिएट होता है। तो वो जो स्ट्रिंग है वो वन डायमेंशन, उसमें वेव्स ही तो पैदा होती हैं। वो अपने हाथों से क्या करता है, सबसे पहले एक उस वायर को थोड़ा खींचता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वैसे अब जो वायर है वो उस गिटार के साथ फिक्स होती है, दोनों सिरे फिक्स होते हैं। तो U जो है उसमें वो डिस्प्लेसमेंट है, ये लिखा हुआ है। दिस प्रॉब्लम U रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग, क्योंकि ये वन डायमेंशन है। अगर ये 2 डायमेंशन होती तो फिर ये समझ ले वेव्स 2 डायमेंशनल बॉडी, जैसे एक टब ऑफ वाटर है, टब में पानी पड़ा और पानी की वेव्स पैदा करें, वो 2 डायमेंशनल होंगी। अब जो कि हम 1 डायमेंशनल की डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कहता है कि ये स्ट्रिंग है, रस्सी है स्ट्रेच्ड, और वो स्ट्रेच हुई पड़ी है बिटवीन 2 पॉइंट्स एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। तो रस्सी के 2 स्ट्रिंग के 2 सिरे हैं, एक सिरा x इक्वल टू 0 पे है, एक सिरा x इक्वल टू l पे है। Clearly, the position of any point on the vibrating string will depend upon its distance x from one end and on the time t. अब देखें ना, वेव्स किस चीजें पैदा होती हैं, जो बॉडी वाइब्रेट करता है, जिस जिस जगह वाइब्रेशंस होती हैं वहां पे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब जब हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे तो उसी में वेव्स पैदा होंगी। तो स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग जो स्ट्रिंग है वो कहता है डिपेंड करेगी एक्स के ऊपर और टाइम के ऊपर, क्योंकि ये देखें, ये अगर ये डिस्प्लेसमेंट है यू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का,
तो ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक एक्स और एक टी। अब मैं आपको दिखाता हूं वो बाउंड्री कंडीशंस। ये थी ना बाउंड्री कंडीशन, ये देखें जरा, पहले बी पे गौर करें। यू डिस्प्लेसमेंट है, अभी हमने कह दिया। अब ये लिखा हुआ यू जीरो टी इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्या हर जगह? नो नो। कहां पे? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब एक एंड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं का मतलब है कि ये सिरा फिक्स्ड है, ये कहीं भी मूव नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना कि स्ट्रिंग के दो सिरे हैं और दोनों सिरे हमने कहीं फिक्स कर दिए हैं, बांध दिए हैं। जैसे गिटार की मैंने एग्जांपल दी थी आपको, तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है, उसके जो सिरे होते हैं वो उस जो बोर्ड होता है, बोर्ड के साथ अटैच होते हैं, सिरे मूव नहीं कर रहे स्ट्रिंग के। इसका ये मतलब है, ये है फिजिकल इंटरप्रिटेशन। यू अगर डिस्प्लेसमेंट है, यू इज इक्वल टू जीरो, अगर कोई चीज जीरो है, हम ये मैथमेटिक्स में जीरो का मतलब है कि वो चीज मूव नहीं कर रही, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो मतलब वो फिक्स्ड है। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स्ड है, जीरो पे भी फिक्स्ड है और एल दूसरा सिरा भी उसका फिक्स्ड है। अब मैं आपको बताता हूं कि सी ये क्या चीज है। अब गौर करें, अगर u डिस्प्लेसमेंट है तो u का डेरिवेटिव क्या बना? वेलोसिटी। समझ आ गई बात आपको? तो ये जो इसकी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है इसकी? जीरो। मतलब बॉडी जो स्ट्रिंग है इनिशियली मूव नहीं कर रही। सिरे तो फिक्स्ड है ना, बाकी जो सिरों के अलावा जगह है वो मूव कर सकती है। जैसे गिटार में हम थोड़ा उसको खींच लें, उठा दे, थोड़ा फिंगर से थोड़ा ऊपर कर दें, दरमियान से ऊपर कर दें, तो वहां पे वो स्ट्रेचेबल है, जैसे इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल है, तो वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन सिरे नहीं मूव करेंगे। बाकी स्ट्रिंग थोड़ी ऊंची हो सकती है, मैं आपको शक्ल भी दिखाता हूँ थोड़ी सी। ये अगर आप गौर करें, दिस वन, ये देखें, ये सिरे जो हैं ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इनिशियली इधर थी स्ट्रिंग, इधर से जब उठाया तो ये स्ट्रिंग की शक्ल कुछ इस तरह बन गई। ये जहां पे टाइम जीरो लिखा हुआ है, ये इसकी शक्ल बनेगी। पहली जो कर्व है, फर्स्ट वाली कर्व, ये वाली, ये टाइम जीरो पे है। मैंने ऐसे उठा दिया ना ताकि वेव्स पैदा हों। अब वेव्स खुद तो पैदा नहीं होंगी ना, तो हमें वेव्स पैदा करनी पड़ेंगी। अब ये जो इसकी हाइट है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड है जो कि यू नॉट है। ये यू नॉट नजर आ रहा है आपको? तो ये जो हमने इसको पहली दफा इसको फोर्स दी ना ताकि ये वाइब्रेट करे, ये वो वाली फोर्स है यू एक्स जीरो। तो मैं जरा ऊपर पहले कंडीशंस पे चलता हूँ, फिर नीचे मैं इसी फिगर पे आता हूँ। ये देखें, तो ये दो है ना, ये मतलब इसमें वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ये इनिशियली इतना डिस्प्लेसमेंट तय कर चुकी है। यहां से आगे हमने ऑब्जर्व करना शुरू करना है। तो ये है जी वो आपका डिस्टेंस, दिस वन। ये डिस्टेंस जो पहला हमने उठाया है, जिस फोर्स से उठाया है, वो फोर्स है यू नॉट साइन पाई एक्स ओवर एल। अब बच्चों जो ही हम इसको छोड़ेंगे ना तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। जब ये छोड़ेंगे तो फिर क्या होता है, जब आप सोचे ना एक स्ट्रेचेबल आपके पास रबड़ हो, आप एक दफा स्ट्रेच कर दें, छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा। ये है इसकी ओरिजिनल पोजीशन, ये वाली लाइन जहां पे जीरो एल लिखा हुआ है, ये इसकी ओरिजिनल लाइन है। तो टाइम इज इक्वल टू जीरो पे ये पोजीशन है, और आहिस्ता आहिस्ता ये अब रिड्यूस होना शुरू कर देगा, क्योंकि जब हम मैक्सिमम हाइट पकड़ेगा ये वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, जैसे बाउंस बैक करते हैं। पिंडोलम वाली एग्जांपल भी पता है आपको, बिल्कुल उससे मिलती जुलती सिचुएशन होगी, और आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, कम होता 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 फिर एक वक्त आएगा कि इसमें वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमने एक ही दफा उसको ऐसे किया है, फिर छोड़ दिया है, तो वो 4-5 दफा ऑसिलेट करती रहेगी, और फिर आखिरी एक टाइम आएगा जहां पे ऑसिलेशन खत्म हो जाएंगी। और वो टाइम जो है, ये देखें 1.5 सेकंड्स के बाद वो इस पोजीशन पे आ रही है। इसका मतलब है आफ्टर 1.5 ये बिल्कुल डेड हो जाएगी, इसमें वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगे। ये है बच्चों इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन।
तो आई होप कि ये भी मैं आपसे नोट शेयर करता हूँ, मैं बल्कि शेयर कर दिए थे, तो आप इसको पढ़ लेना। मैंने एक एक चीज आपके लिए एक्सप्लेन कर दी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे कुछ की पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर के। 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं। 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन भी आपने देख लिया। अब अगली क्लास में जाके आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसे आया। 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन भी आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। और आज हमारा मेन फोकस था 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जिसको मैंने डिटेल में आपको काम सारा करवाया है, इसका सॉल्यूशन भी दिखाया है और इसकी हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी की है। दीज आर द की पॉइंट्स। मैं आपके लिए ये शेयरिंग स्टॉप करता हूं ताकि आपके कुछ अब मैं क्वेश्चंस ले लूं। ओके डियर स्टूडेंट्स।